वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इन दिस लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ टैक्सेशन कॉल्ड सैलरी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं विद हेड्स ऑफ द इनकम एंड सैलरी इज वेरी फर्स्ट हेड ऑफ द इनकम। प्लीज बुक्स ओपन कर लीजिए, जहां पर रिक्वायरमेंट होगी मैं श्योरली आपको रीडिंग कराऊंगा फ्रॉम द बुक्स। स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर सैलरी। सैलरी बट अगर हम बात करें सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो सैलरी इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर। जी हाँ, क्योंकि सैलरी में कवर होते हैं सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। सेक्शन 15 में कवर होता है चार्जिंग सेक्शन, या बेसिस ऑफ चार्ज। सेक्शन 16 कवर करता है डिडक्शंस एंड सेक्शन 16 कवर करता है हमारे पास डेफिनेशंस। दैट्स इट। मतलब अगर हम सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सबसे छोटा हेड हमारे पास है। मगर बेटा अगर हम बात करें कितना टाइम डिवोट करने और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पीजीबीपी के बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेंथी चैप्टर है उसे समझने के लिए। ठीक है, रीजन इज सैलरी चैप्टर में मेन 3 सेक्शन है, मगर इसके साथ हमें बहुत सारे सेक्शन जो हमें बोरो करने होंगे वो हमें एग्जेम्पशन से, जैसे पेंशन, ग्रेचुटी, अलाउंसेस, इनके एग्जाम्पशन सेक्शन 10 एंड फैमिली में गिवन है, हमें बोरो करना होगा। हमें यहां पर रूल्स पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें रूल से बोरो करनी है या सेक्शन 10 से हमें बोरो करनी है। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 15 देखिए, सबसे पहले होगा ये बुक में आपके पास बेसिस ऑफ चार्ज। Basis of charge, also known as charging section. Charging section, ठीक है बेटा। बेसिस ऑफ चार्ज या अगर हम चार्जिंग सेक्शन की बात करें तो ये दो चीजें क्लियर करता है। नंबर 1, व्हाट इज टैक्सेबल। अगर मैं आपसे सैलरी हेड के चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं तो चार्जिंग सेक्शन मुझे पहले ये क्लियर करेगा दैट व्हाट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी हेड में क्या टैक्सेबल हो सकता है, और दूसरी चीज शायद वहां पर आपको मिलेंगी कंडीशंस। क्या कुछ कंडीशंस तो नहीं है जिन्हें पूरा करना जरूरी है तभी अमाउंट यहां पर टैक्सेबल हो सकता है। चलिए एक बार फटाफट प्लेन रीडिंग कीजिए। देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है, सैलरी इज टैक्सेबल। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। तो बेटा आपकी सैलरी जो टैक्सेबल होती है वो ड्यू बेसिस और पेड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। चलिए इसी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं और क्लियर कर दूं बेटा, इस पॉइंट के ऊपर भी एमसीक्यू बन चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस whichever is earlier. Whichever is earlier. So salary is taxable on due basis or paid basis whichever is earlier. आइए इसे समझने के लिए बेटा मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। नंबर 1, what is taxable। सैलरी हेड में क्या टैक्सेबल होगा, तो बेटा सैलरी हेड में जो टैक्सेबल होगा वो होगी सैलरी। अरे बड़ी अजीब सी बात है सर, ये तो हमें ही पता है। अगर हम सैलरी हेड की बात कर रहे हैं तो सैलरी ही टैक्सेबल होगी, यहां पर रेंटल इनकम तो टैक्सेबल नहीं हो सकती। तो इसमें नई चीज क्या है बेटा, सैलरी इज टैक्सेबल। इसमें नई बात यह है दैट कोई भी अमाउंट जिसे सैलरी कहा जाएगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं हो सकता जब तक उसमें दो कंडीशंस पूरी ना हो रही हो। सो एम्फेसाइज कर रहा हूं सैलरी इज टैक्सेबल, रादर आई विल एम्फेसाइज ओनली सैलरी इज टैक्सेबल। सैलरी हेड में केवल वही अमाउंट टैक्सेबल होगा जो नाम से नहीं, जो काम से भी सैलरी है। मतलब ऐसा अमाउंट जिसमें
पैसा देने वाला व्यक्ति है एम्प्लॉयर और पैसा लेने वाला व्यक्ति है एम्प्लॉय। इसका मतलब अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तब जो अमाउंट मिल रहा है उसे सैलरी कहा जाएगा। अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता बेटा तो जो पैसा मिल रहा है उसे सैलरी नहीं कहा जा सकता एंड अकॉर्डिंगली हम उसे सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली सैलरी इज टैक्सेबल। आप एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं, ट्रेनिंग पूरी हो गई, इंस्टीट्यूट से मेंबरशिप मिल गई। अब आपके पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, या तो आप अपना ऑफिस ओपन करें, मतलब आप प्रैक्टिस में जाएं, जिसके लिए आपको इंस्टीट्यूट से सीओपी लेना पड़ेगा। ऑप्शन 2, आप इंटरव्यू दें और अच्छी सी जॉब को लेकर काम करना शुरू कर दें। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? जब आप जॉब में जा रहे हैं, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको बेटा पैसा दे रहा है, आप हैं एम्प्लॉय और पैसा देने वाला है एम्प्लॉयर। तो आज जो आपको महीने के एंड में आपको अमाउंट मिलेगा वो सैलरी कहलाएगी, ठीक है, और वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। कंपनी में कुछ काम है और कंपनी को एक कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है। आपके दोस्त ने जॉब को ऑप्ट नहीं किया, आप जॉब कर रहे हैं, आपका दोस्त प्रैक्टिस में चला गया, आपने अपने दोस्त को कॉल किया, हाँ भाई आ जाओ, हमारी फर्म में काम है, 1 महीने का काम है, फटाफट एक काम करो, इसे काम को कर दो। आपका दोस्त आता है, कंपनी के साथ मीटिंग होती है, डायरेक्टर के साथ मीटिंग होती है, फाइनलाइजेशन होता है, एग्रीमेंट साइन हो जाता है और आपका दोस्त 1 महीने फर्म को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और महीने के एंड में काम खत्म, पैसा लेकर चला गया। अब यहां पर बेटा, यहां पर जो आपका दोस्त है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है आपकी कंपनी को, आपके एम्प्लॉयर की कंपनी को, उसे भी पैसा मिल रहा है, मगर इसे हम सैलरी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि उसका ये प्रोफेशन है, तो जो उसको फीस मिल रही है वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। एमएलएज एंड एमपीज को जो सैलरी मिलती है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सैलरी मिलती है उसमें सारे एलिमेंट वही होते हैं जो हम सैलरी हेड में पढ़ने वाले हैं, मगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज एमपी या एमएलएज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय नहीं है, दे आर रिप्रेजेंटिंग पीपल ऑफ इंडिया। वो बेटा हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में, पार्लियामेंट में, और इसके बदले उन्हें पैसा मिलता है, उसका नाम सैलरी ही होता है। समझिएगा, सारे एलिमेंट वही होते हैं जो सैलरी हेड में है, मगर बेटा क्योंकि पैसा देने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पैसा लेने वाला एमपी और एमएलए के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, तो जो अमाउंट इन्हें मिल रहा है हम उसे टेक्निकली सैलरी नहीं कहेंगे और वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर। ये बेटा अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा इनकम टैक्स एक्ट में, इसे हम टैक्सेबल करेंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का काम करते हैं, मगर पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। और आप 11th क्लास से सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था अकाउंट्स, वहां आपने बनाए थे 11th या 12th क्लास में जब आप पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट बनाते थे तो वहां पर आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा दैट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी दे रही है, तो वो भी सैलरी है, मगर क्योंकि देने वाली पार्टनरशिप फर्म और लेने वाला पार्टनर है जिनके बीच में प्रिंसिपल टू एजेंट या प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है बेटा, यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। अकॉर्डिंगली अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कोई सैलरी मिलती है, ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, इसे स्पेसिफिकली सेक्शन 28 पीजीबीपी में कवर किया गया है, ठीक है। तो आसान है, मगर इसको समझना है दैट किसी भी अमाउंट को सैलरी मानने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है हमारे पास। कौन कौन होना चाहिए? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो अगर रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है तो अमाउंट जो मिला है वो सैलरी कहा जाएगा, अदरवाइज उसे सैलरी नहीं कहेंगे। वो बेटा या तो पीजीपी हेड में टैक्सेबल होगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा, ठीक है। तो व्हाट इज टैक्सेबल? सैलरी इज टैक्सेबल। ओके, नाउ देयर आर कंडीशंस, ठीक है, कुछ कंडीशन है, कंडीशन अगर पूरी होती है तभी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। क्या है? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवरेज अर्लियर। ड्यू का मतलब होता है जब पैसा लेने का अधिकार आ गया, और पेड हो गया जब एक्चुअली वो पैसा मिल गया। तो सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू बेसिस या पेड बेसिस विच एवरेज अर्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उसको समझिएगा। आपने जॉब ज्वाइन की ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ,
ठीक है, आपने मान लीजिए 1 अप्रैल को जॉब ज्वाइन की, ठीक है, इंटरव्यू आपको अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आ गया, सुबह सुबह तैयार होके ऑफिस के लिए निकल गए, सुबह टाइम से पहले ऑफिस में पहुंच गए, हाँ सैलरी मिलेगी, मुझे काम करना है, पैसा मिलेगा। मान लीजिए 1 महीने की सैलरी है 60,000, मतलब ऑन एन एवरेज एक दिन की सैलरी आपको मिलती है 2,000 रुपए। तो 60,000 से आपकी स्टार्टिंग हुई है, एवरेज 2,000। सुबह पूरी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया, बाकी लोगों से पहले ऑफिस पहुंच गए, शाम को जैसे ही 5 बजे 6 बजे ऑफिस की घंटी बजी, चलो भाई छुट्टी हो गई, फटाफट आपने अपना बैग पैक किया और भागते हुए कैशियर के पास पहुंच गए। भाई कैशियर चला जाए और कैशियर से कहा, भाई रुको, मैंने एक दिन काम कर लिया, चलो मुझे 2,000 रुपए दे दो, घर जाकर लोगों को मिठाई खिलानी है, अपने पापा मम्मी के लिए मैं मिठाई लेकर जाऊंगा, उनके लिए कपड़े लेकर जाऊंगा, फटाफट मुझे 2,000 रुपए दे दो। नाउ कैशियर इज वेरी सरप्राइज, कहते हैं अरे भाई आज तो तुमने जॉब ज्वाइन की है, पैसे कैसे दे दूं? तो इंप्लॉय कहता है, आप कहते हैं अरे भाई मैंने एक दिन का काम कर लिया, मुझे सैलरी दे दो। अब जरा समझिएगा, क्या आपको सैलरी मिलनी चाहिए? आपने एक दिन काम किया, मतलब एक दिन की सैलरी कमा ली, मगर बेटा इसे कहा जाता है एक्र्यू। आपकी एक दिन की सैलरी एक्र्यू तो हो गई, मगर ड्यू नहीं हुई। ड्यू होगी जब आप पूरे महीने काम करेंगे। आपके लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा हुआ है दैट सैलरी होगी ड्यू एट द एंड ऑफ द मंथ। जनरली सैलरी ड्यू होती है महीने के आखिरी दिन या अगले महीने के बेटा पहले दिन, मतलब जब सैलरी लेने का अधिकार है। तो आप डेली जॉब पर जा रहे हैं, काम करेंगे, तो डेली बेसिस पर आपकी सैलरी एक्र्यू तो हो रही है। तो अगर आपने एक दिन काम किया तो 2 महीने की सैलरी 2,000 रुपया एक दिन की सैलरी एक्र्यू हो गई। 2 दिन काम किया तो 2 दिन की सैलरी 4,000 एक्री हो गई। मगर अभी आप सैलरी नहीं डिमांड कर सकते, तो अकॉर्डिंगली सैलरी टैक्सेबल भी नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ड्यू का मतलब हुआ जब आपको पास सैलरी लेने का अधिकार आ जाता है, और जनरली एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सैलरी ड्यू होती है जनरली महीने की आखिरी डेट पर या अगले महीने की पहली डेट पर। ठीक है, तो डेली बेसिस पर सैलरी ड्यू नहीं होगी और अकॉर्डिंगली सैलरी डेली बेसिस पर टैक्सेबल भी नहीं होगी। तो सैलरी महीने में एक बार टैक्सेबल होती है जनरली। ठीक है, तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। अच्छा, ड्यू हो गई। अब महीने की आखिरी तारीख को कैशियर के पास गए, कहते कैशियर साहब देखो अब तो पूरा 1 महीना हो गया और मेरे एग्रीमेंट के हिसाब से सैलरी ड्यू भी हो गई, मतलब अब मैं आपसे सैलरी मांग सकता हूं सर, अब तो मुझे सैलरी दे दो। 1 महीने से मेरे घर वाले बैठे हैं, मिठाई खिलाएगा, आज मैं उनकी इच्छा पूरी कर दूंगा सर, फटाफट मुझे 60,000 रुपए दे दो टैक्स काट कर। कैशियर मुस्कुरा दिया और बोला भाई एग्रीमेंट को पूरा पढ़ो, हमने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है दैट जब सैलरी एक्री होगी उसके 7 दिन बाद मिलेगी, मतलब अगले महीने की 7 तारीख को मिलेगी। बेटा जनरली सैलरी ड्यू और पेड सेम डेट पर नहीं होती। ठीक है, सैलरी ड्यू हो गई महीने की आखिरी तारीख पर, मगर जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं इसमें सैलरी पेड हो रही है अगले महीने की 7 तारीख को। तो अगर आपने 1 अप्रैल को जॉब ज्वाइन की थी तो सैलरी ड्यू हो चुकी है 30 अप्रैल को, मगर मिलेगी कब? अगले महीने की 7, मतलब 7 मई को मिलेगी। तो पेड होता है जब एक्चुअली सैलरी मिल जाती है। ये एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर बेटा डिपेंड करता है। सैलरी हो सकती है ड्यू होने से पहले मिल जाए, हो सकता है आपको 27, 28, 29 तारीख में सैलरी मिल जाए, 30 तारीख को सैलरी मिल जाए। ठीक है, तो कुछ कंपनीज में, गवर्नमेंट केसेस में, गवर्नमेंट जॉब्स में बेटा सैलरी सेम मंथ एंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। कुछ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स होती है जहां पर सैलरी अगले महीने की 5, 6 या 7 तारीख को, जनरली आपने सुना होगा कि हाँ भाई 7, 5, 6 तारीख तक पापा की सैलरी मिलती है। तो बेटा वो क्या हो रही है? सैलरी मिलना। ठीक है, सो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू तो आपके पास बन गया दैट सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, क्वेश्चन बना हुआ है दैट सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ऑप्शन ए ड्यू बेसिस, ऑप्शन बी पेड बेसिस ओनली, ऑप्शन सी ड्यू और पेड व्हिचएवर इज अर्लियर, ऑप्शन डी व्हिचएवर इज लेटर। ठीक है, तो आंसर इज सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, सो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। थोड़ी देर बाद इसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगर इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ड्यू बेसिस पर नहीं पेड बेसिस पर टैक्सेबल हो जाते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा 3 अमाउंट, बोनस, एडवांस सैलरी एंड एरियर्स ऑफ सैलरी। बेटा ये तीनों टैक्सेबल होते हैं ऑन पेड बेसिस। देखो ये नोट्स में फर्स्ट पेज पर ही आपके पास गिवन है
ठीक है, ये तीनों टैक्सेबल होंगे पेड बेसिस पर। पेड बेसिस का मतलब हुआ जब आपको ये पैसा मिला तभी टैक्सेबल होगा, अदरवाइज ये आपका एक्रू या ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल नहीं होगा। बोनस मतलब एज पर बोनस एक्ट या जनरली अगर इंप्लॉयर ने कोई बोनस आपको दिया है तो वो तभी टैक्सेबल होगा जब पैसा आपको मिल गया। अगर इंप्लॉयर ने डिक्लेयर कर दिया मैं हर इंप्लॉय को 2 महीने का बोनस दूंगा मगर 6 महीने तक नहीं मिला तो बेटा वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो याद रखिएगा बोनस टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। अच्छा, इसके ऊपर इफ आई एम राइट एक एमसीक्यू एग्जाम में बना हुआ है कि बेटा बोनस कितना टैक्सेबल होता है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। बोनस 100% टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉयर बोनस देगा या नहीं देगा वी आर नॉट कंसर्न। इनकम टैक्स एक्ट में हमें इससे मतलब नहीं है कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट तो एक छोटी सी चीज कहता है, देखो पैसा मिला उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। बोनस कितना मिलना चाहिए ये बोनस एक्ट बताएगा। ठीक है, कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये देखना है पैसा मिला, हाँ जी, तो ये टैक्सेबल है ये टैक्सेबल नहीं है, और अगर टैक्सेबल है तो कितना टैक्सेबल है। ठीक है, सो बोनस इज टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। नंबर 2 एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब हुआ अभी आपने काम नहीं किया मगर उस पीरियड की सैलरी आपने एडवांस में रिसीव कर ली। तो मान लीजिए अप्रैल टू मार्च तो आपका फाइनेंशियल ईयर है, मार्च महीने में आपने इंप्लॉयर से कहा सर मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दो, तो इंप्लॉयर ने क्या करा आपको मार्च में अगले साल अप्रैल एंड मई मंथ की सैलरी भी दे दी। तो अब देखिए इस पीरियड में 12 महीने की सैलरी तो टैक्सेबल हो रही है क्योंकि 12 महीने आप काम कर चुके हैं, ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर। मगर ये जो 2 महीने की सैलरी है जिसके लिए अभी आपने काम नहीं किया, जब काम नहीं किया तो एक्रिव नहीं हुई, अगर एक्रिव नहीं हुई तो ड्यू भी नहीं हुई अभी तक, मगर पेड पहले हो चुकी है। तो बड़ा जनरल कंसेप्ट है ना। तो बेटा एडवांस सैलरी में क्या होता है, पेड पहले हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली एडवांस सैलरी हमेशा पेड बेसिस पर टैक्सेबल होगी। तो यहां पर इस फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने की तो करंट सैलरी और 2 महीने की एडवांस सैलरी टैक्सेबल होगी। तो कुल मिलाकर हमें 14 मंथ्स की सैलरी पर टैक्स पे करना पड़ेगा। मगर अगले साल याद रखिएगा क्योंकि अप्रैल मंथ की सैलरी और मई मंथ की सैलरी ऑलरेडी एक बार टैक्सेबल हो चुकी है, तो जब ये सैलरी ड्यू होगी अप्रैल एंड में और मई एंड में, इसके ऊपर दोबारा टैक्स पे नहीं करना है। तो नेक्स्ट ईयर केवल 10 महीने की सैलरी ही टैक्सेबल होगी। तो देखो यहां पर 2 महीने एक्स्ट्रा टैक्सेबल होगा, यहां पर 2 महीने कम सैलरी टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो आप एमसीक्यू पर फोकस कीजिएगा, एग्जाम ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो याद रखिएगा सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर, बोनस एडवांस सैलरी टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। अब एक और इंपॉर्टेंट है एरियर ऑफ सैलरी। एरियर ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल होती है ऑन पेड बेसिस। एरियर ऑफ सैलरी बेटा टैक्सेबल होगी ऑन पेड बेसिस। चलिए अब जरा एरियर ऑफ सैलरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। एरियर्स ऑफ सैलरी, पहली बात तो एरियर्स ऑफ सैलरी होता क्या है, ये जनरली 2 जगह आता है। वह एक आता है एरियर ऑफ रेंट जो हम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां पर है एरियर्स ऑफ सैलरी। सो एरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। पहले तो इस कंसेप्ट को समझिए बेटा, यहां पर 1/4/16 हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और 31 मार्च 17 हमारा फाइनेंशियल खत्म हो रहा है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये हमारा बेटा ईयर है। एक एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, ये 12 महीने जॉब कर दिया उसने, 14-15 काम कर चुका है, 15-16 काम कर चुका है, 16-17 में काम कर रहा है। इस एम्प्लॉय की सैलरी है मान लो 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, यहां से अभी तक जो काम कर रहा है उसकी सैलरी है 10,000 पर मंथ। इस एम्प्लॉय की सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया, एम्प्लॉयर ने कहा अच्छा ये तारीख मान लेते हैं 1/7/16 एम्प्लॉयर ने कहा देखो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूं 2,000 रुपए पर मंथ। तो मतलब जो सैलरी पहले होती थी 10,000 रुपए महीना अब वो हो जाएगी 12,000 रुपए महीना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पीरियड की सैलरी जो मिलेगी बट ऑब्वियस है बेटा वो 12,000 रुपए के हिसाब से मिलेगी। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। अब देखिए एरियर कैसे क्रिएट होता है और एरियर की सिचुएशन कहां पर होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में आपने देखा होगा, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में होता है। जब भी पे स्केल को बढ़ाया जाता है, ठीक है, जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पे स्केल बढ़ाया जाता है तो जनरली वो बेटा रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट से इंक्रीज होता है। रेट्रोस्पेक्टिव फैक्ट मतलब पुरानी किसी डेट से इंक्रीज होता है।
मान लीजिए ये 2000 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा है फ्रॉम दिस डेट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कहा गया देखो भाई जो तुम्हारी 10,000 की सैलरी है ये आज के बाद 12,000 रुपए के हिसाब से मिलेगी। एम्प्लॉय खुश। और यही नहीं, ये जो हम इंक्रीमेंट दे रहे हैं ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव होगा फ्रॉम 1/4/2014। मतलब इस डेट से माना जाएगा कि आपको सैलरी 10,000 नहीं 12,000 रुपया मिलनी चाहिए थी। एम्प्लॉय बहुत ज्यादा खुश हो गया। जी हाँ, ऐसे ही होता है बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, वहां पर तो सोचा जाता है सैलरी किस तरीके से काट कर दी जाए। ये एरियर ऑफ सैलरी जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में ही आती है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर कहा गया कि हम आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं 1/4/2014 से। तो अब देखिए इसमें एरियर कैसे कैलकुलेट होता है, इसको बड़ा ध्यान से चेक करना बेटा। एरियर्स, ये जो करंट ईयर की सैलरी मिलेगी ये नॉर्मल सैलरी है। करंट ईयर की सैलरी आप जनरली जो कैलकुलेट करेंगे वो 12 महीने की कैलकुलेट करेंगे 12,000 रुपए के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट यहां से मिला है तो इस पीरियड में भी इंक्रीमेंट इफेक्टिव होगा, इस पीरियड में भी इंक्रीमेंट इफेक्टिव होगा, और ये जो पीरियड है बेटा इसमें भी इंक्रीमेंट मिलेगा। मगर याद रखिएगा इस पीरियड की सैलरी पर तो अभी टैक्स पे करना है क्योंकि काम कर रहे हैं। तो ये करंट ईयर है, ये क्या है बेटा, करंट ईयर। ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करना है। जब भी हम एरियर ऑफ सैलरी निकालते हैं तो उसमें कभी भी करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं लेते, पुराने फाइनेंशियल ईयर। तो याद रखिएगा अगर सैलरी में विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इंक्रीमेंट होता है तो जो फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा जो फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं उन पीरियड की जो एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी उसे कहा जाएगा एरियर्स ऑफ सैलरी। तो बेटा ये जो 3 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी उसे एरियर नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये तो अभी हमने कैलकुलेट ही नहीं की है। ठीक है, तो इस 12 महीने की सैलरी 12,000 के हिसाब से नॉर्मल सैलरी कैलकुलेट होगी। तो एरियर का मतलब क्या होता है, नंबर 1 सैलरी में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई इंक्रीमेंट है, नंबर 2 जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुके हैं उनमें जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो अब देखो इस पीरियड में 10,000 रुपए सैलरी मिली मगर इंप्लॉयर ने कहा नहीं हम आपको 2,000 की सैलरी पर मंथ एक्स्ट्रा देंगे। तो ये 12 महीने की सैलरी और ये फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो गया इन 12 महीने की सैलरी। तो जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुके हैं उन फाइनेंशियल ईयर की जो एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलेगी उसे कहा जाएगा एरियर्स। तो देखो यहां पर 2,000 रुपए पर मंथ का एरियर मिलेगा 12 महीने प्लस 12 महीने मतलब 24 महीने के हिसाब से मिल गया 48,000। तो बेटा एरियर्स कहलाएगा केवल 48,000। हम करंट ईयर को, करंट फाइनेंशियल ईयर को कभी भी एरियर्स में शामिल नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो 48,000 है ये जो करंट ईयर की सैलरी है तो नॉर्मली टैक्सेबल होगी ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर। मगर ये जो एरियर है 48,000 ये टैक्सेबल होगा जब ये मिल जाएगा। तो जब ये 48,000 आपको मिलेगा या आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, अलाउड होगा, तब ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आज तक नहीं पूछा गया है, आईपीसी में शायद एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट एग्जामिनर अगर एमसीक्यू लेवल पर एक अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहता है तो एग्जामिनर आपसे बेटा एरियर ऑफ सैलरी कैलकुलेट करवा सकता है। तो मैंने जो एग्जांपल दिया है इसमें एरियर ऑफ सैलरी कितनी होगी, 48,000। लास्ट टाइम जब सैलरी में विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को इंक्रीमेंट होता है तो जो पुराने फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुके हैं उस पीरियड की जो एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है उसे कहा जाता है एरियर ऑफ सैलरी। ठीक है, चलो तो ये तो था हमारा सबसे पहला पॉइंट। वाइंड अप करते हैं। सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। नंबर 2 एडवांस सैलरी, बोनस एंड एरियर ऑफ सैलरी टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। ठीक है जी, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अभी मैंने आपसे बताया बेटा सैलरीज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सैलरीज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। अब इसके ऊपर अगर एक मैं बड़ा सिंपल कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन अगर पूछता है तो बहुत केयरफुली सॉल्व करना। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ एक चीज, सैलरी ऑफ अप्रैल ड्यू हो रही है बेटा ऑन 30th अप्रैल
और पेड हो रही है ऑन 7th में। बताओ ये किस डेट पर टैक्सेबल होगी? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो दोनों में से पहली डेट आएगी। तो देखो कब सैलरी टैक्सेबल होगी? 30 अप्रैल और साथ में विच एवर इज अर्लियर। वेरी गुड, सैलरी टैक्सेबल होगी बेटा 30 अप्रैल को, मतलब अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ही टैक्सेबल हो गई। ठीक है। अच्छा एक दोबारा देखो, सैलरी ऑफ अप्रैल, थोड़ा सा चेंज करता हूं, मान लो ड्यू हो रही है ऑन 1 मई, अगले महीने की पहली तारीख पर। जनरली सैलरी ड्यू होती है महीने की आखिरी डेट पर या अगले महीने की पहली डेट पर, और पेड सेम डेट पर ऑन 7th में। बताओ, अब बताओ सैलरी किस बेसिस पर टैक्सेबल होगी? फिर आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, 1 मई को सैलरी ड्यू हो रही है, 7th मई को मिल रही है, तो विच एवर इज अर्लियर दैट इज 1 मई। वेरी गुड बेटा, इन बोथ द केसेस ड्यू पहले हो रही है, पेड बाद में हो रही है, तो आपका आंसर है दैट इन बोथ द एग्जांपल सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। मगर एक छोटा सा फर्क आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्क, जिसके ऊपर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिपेंड है। यहां पर अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ही टैक्सेबल हो गई, मगर यहां पर बेटा अप्रैल मंथ की सैलरी जो टैक्सेबल हो रही है वो कब हो रही है? मई मंथ में, अगले महीने। मतलब पैसा कमाया अप्रैल में, मगर टैक्सेबल कब हो रहा है? मई मंथ में। जी हां, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है, और यही हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा, कंसेप्ट ऑफ ड्यू एंड पेड। बुक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब जरा ध्यान से देखिए किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर ये चेंज आता है। देखो, इफ सैलरी ड्यू और पेड इन सेम मंथ, सेम मंथ का मतलब है जिस महीने आपने काम किया है। ठीक है, तो या तो सैलरी ड्यू हो रही है या पेड हो रही है सेम मंथ जिसमें आपने काम किया, मतलब अप्रैल में आपने काम किया तो अप्रैल में ही सैलरी या तो ड्यू हो गई या पेड हो गई। ठीक है, व्हाटएवर। तब हम क्या करते हैं, हमेशा आपको जो सैलरी कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी होती है अप्रैल महीने से, और बेटा आपको कैलकुलेट करनी है मार्च मंथ की सैलरी। ध्यान रखना, अगर सैलरी ड्यू या पेड होती है सेम मंथ तो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। ठीक है, इफ सैलरी ड्यू एंड पेड इन नेक्स्ट मंथ। अब यहां पर क्या चेंज हुआ, जिस महीने आप काम कर रहे हैं सैलरी उसके नेक्स्ट मंथ ड्यू हो रही है और उसके नेक्स्ट मंथ ही पे हो रही है। देखो अब जरा यहां पर देखो, मैंने जो दो एग्जांपल दिए थे इसमें अप्रैल में काम किया और सैलरी अप्रैल में ही ड्यू हो गई, तो ड्यू या पेड सेम मंथ होना चाहिए। मगर सेकंड एग्जांपल में देखो, सैलरी हमने अप्रैल में काम किया मगर ड्यू और पेड, ड्यू एंड पेड दोनों कब हो रही हैं? अगले महीने हो रही हैं। ठीक है, तो बेटा क्या होता है, अगर सैलरी सेम मंथ ड्यू या पेड हो रही है तो आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं अप्रैल से मार्च की सैलरी, और अगर सैलरी ड्यू एंड पेड होती है नेक्स्ट मंथ में तो याद रखिएगा आपको सैलरी हमेशा कैलकुलेट करनी होगी फ्रॉम मार्च टू फरवरी। जी हां, पिछले साल का मार्च इस साल टैक्सेबल होगा और इस साल का जो मार्च है वो अगले साल टैक्सेबल होगा। ये क्यों होता है एग्जांपल देकर मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, देखो बेटा, मान लो आपने, ये हुआ अप्रैल 2016, मई 2016, ठीक है, जून 2016। मान लीजिए सैलरी ड्यू हो रही है 1 मई, पेड 7 मई। ठीक है, तो अप्रैल में आपने काम किया, ध्यान से समझिएगा, अप्रैल में बेटा आपने काम किया और सैलरी मिलेगी, सैलरी ड्यू हो रही है अगले महीने की 1 तारीख पर और पेड हो रही है अगले महीने की 7 तारीख पर। तो पहले तो बताओ सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर, तो किस डेट पर टैक्सेबल होगी? ड्यू बेसिस पर। मगर इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये टैक्सेबल कब होगी? 1 में, मतलब पैसा कमाया अप्रैल में मगर टैक्सेबल कब होगा? मई मंथ में।
जब आपकी सैलरी ड्यू एंड पेड नेक्स्ट मंथ होती है तो बेटा वो टैक्सेबल भी अगले महीने होती है, और अकॉर्डिंगली हमारी जो सैलरी होती है वो सेम मंथ नहीं एक महीने बाद टैक्सेबल होती है। इन अदर वर्ड्स हमारी जो सैलरी की टैक्सेबिलिटी है वो एक महीना पोस्टपोन हो जाती है। समझ रहे हैं, सैलरी की टैक्सेबिलिटी एक महीने पोस्टपोन हो जाती है। तो अब सैलरी जो अप्रैल की होगी वो टैक्सेबल होगी मई। ऐसे ही हर महीने का अगर आप देखोगे, ये जो मई की सैलरी है ये ड्यू होगी 1 जून, तो टैक्सेबल होगी 1 जून। तो जब सैलरी अगले महीने टैक्सेबल होती है तो प्रॉब्लम क्या होगी, देखो अप्रैल की सैलरी टैक्सेबल होगी मई में, मई की सैलरी टैक्सेबल होगी जून में, जून की सैलरी टैक्सेबल होगी जुलाई में। ठीक चल रहा है। अब जरा आओ जनवरी 2017, जो जनवरी 2017 की सैलरी कब टैक्सेबल होगी, फरवरी में। ठीक है, जो फरवरी की सैलरी है वो कब टैक्सेबल होगी, मार्च में। और ऐसे बेटा जो मार्च की सैलरी है करंट ईयर की, जो हमारा 2017 आखिरी महीना है हमारे प्रीवियस ईयर का, प्रॉब्लम यह है क्योंकि सैलरी ड्यू अगले महीने हो रही है तो टैक्सेबल भी अगले महीने होगी। तो बेटा ये जो मार्च 2017 की सैलरी है ये टैक्सेबल कब होगी, अप्रैल 2017 में। एंड दैट इज प्रॉब्लम, व्हाई, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट अप टू 31 मार्च 2017। तो जब सैलरी ड्यू एंड पेड नेक्स्ट मंथ होती है तो बेटा एक महीने की जो सैलरी होती है उसकी टैक्सेबिलिटी है वो पोस्टपोन हो जाती है, मतलब सैलरी अगले महीने टैक्सेबल होती है। ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो मार्च 2017 हमारा करंट ईयर का मंथ है वो करंट ईयर नहीं अगले साल टैक्सेबल होगा। ऐसे ही जो पिछले साल का मार्च होगा, ये जो मार्च 2016 रहा होगा, इसकी सैलरी कब टैक्सेबल होगी, करंट ईयर अप्रैल में बेटा, अप्रैल 2016 में। तो जब सैलरी अगले महीने ड्यू एंड पेड होती है तो सैलरी की टैक्सेबिलिटी एक महीना पोस्टपोन हो जाती है। तो जो करंट ईयर का मार्च है वो अगले साल टैक्सेबल हो जाता है, तो हमें फरवरी तक की सैलरी कैलकुलेट करनी है, मगर जो पिछले साल का मार्च था वो करंट ईयर में टैक्सेबल होगा। इसलिए मैंने आपको लिखा था बेटा यहां पर दैट सैलरी ड्यू एंड पेड इन नेक्स्ट मंथ, तो हमेशा कैलकुलेट करते हैं सैलरी फ्रॉम मार्च टू फरवरी। तो इस चीज को माइंड में फिट कर लेना। अगर एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया दैट सैलरी ड्यू अगले महीने हो रही है और आप टैक्सेबल सैलरी निकालो, तो आप हमेशा मार्च से शुरू करेंगे और खत्म करेंगे फरवरी पर। हां, अगर इंप्लॉय ने जॉब बीच में कहीं ज्वाइन की है तो वहां से शुरुआत कीजिए, मगर एंडिंग कहां पर होगी बेटा, फरवरी पर खत्म होगा। ठीक है, देखो और इसका इफेक्ट भी देखते हैं, चलिए। और ये भी क्लियर कर देता हूं कहां ये यूजफुल होगा, कहां पर ये बेकार है कंसेप्ट। नॉट आई विल से बेकार है, मगर एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाएगा फिर उसके ऊपर। देखो सैलरी 10,000 पर मंथ, ठीक है। केस वन, ड्यू इन सेम मंथ, सैलरी हर सेम मंथ ड्यू हो जाती है। ठीक है, अब बड़ा सिंपल है, आपको निकालनी है प्रीवियस ईयर 16-17 का टैक्सेबल अमाउंट। तो मैंने भी आपसे बताया जब सैलरी सेम मंथ ड्यू होती है तो आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। चलो कैलकुलेट कर दो। ठीक है, अब सैलरी ड्यू इन सेम मंथ, तो अप्रैल टू मार्च मतलब 12 महीने, एक महीने की सैलरी क्या है 10,000, तो हर महीने की सैलरी 10,000 रुपए के हिसाब से हो जाएगी 12 महीने की 1,20,000। ठीक है, सिंपल था बहुत। अच्छा केस टू, ड्यू एंड पेड इन नेक्स्ट मंथ, मतलब सैलरी एक महीने बाद ड्यू होती है और उस अगले महीने मिलती है। अब देखो जब सैलरी ड्यू एंड पेड नेक्स्ट मंथ होती है तो मैंने भी बताया कैलकुलेट कैसे करते हैं, फ्रॉम मार्च टू फरवरी। तो यहां पर हमें कैलकुलेट करनी थी मार्च 16 से फरवरी 17, यहां पर हमें कैलकुलेट करनी है मार्च 16 से फरवरी 17। अप्रैल 16 से मार्च 17, यहां पर मार्च 16 से फरवरी 17। अच्छा बड़ा सिंपल है, एक महीने की सैलरी है 10,000 और 12 महीने की सैलरी क्योंकि आएंगे तो 12 महीने कितने होंगे, 1,20,000। अरे भाई जब अमाउंट सेम है तो क्यों हम इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आप कोई भी 12 महीने लीजिए सैलरी सेम रहेगी। जी हां बेटा, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जब सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता या इंप्लॉय रिटायर नहीं होता या कोई नई जॉब ज्वाइन नहीं करते मिड ऑफ द ईयर, तो आप की सैलरी ड्यू
एंड पेड सेम मंथ है, अगले महीने है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट सेम आएगा। तो एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, आइए मैं आपको बताता हूं और ये बड़ा केयरफुली करना है। मान लीजिए सैलरी है 10,000 पर मंथ, ठीक है, एंड इंक्रीज्ड टू 12,000 per month with effect from 1/1/17। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल इंक्रीमेंट हुआ है। तो एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है, मगर 1 जनवरी 2017 को सैलरी बढ़कर हो गई 12,000 रुपया। अब देखो ड्यू एंड पेड किस तरीके से काम करता है। देखो केस 1, ड्यू इन सेम मंथ। जब सैलरी सेम मंथ बेटा ड्यू होती है तो आपको कैलकुलेट करनी है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। अब यहां पर आपको ध्यान जो रखना है दैट सैलरी 1 जनवरी को इंक्रीज हो गई, तो यहां पर जब आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो बेटा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब जो 9 मंथ की सैलरी कैलकुलेट करेंगे वो 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से होगी। और इंक्रीमेंट 1 जनवरी को हो गया तो जनवरी फरवरी मार्च मतलब 3 महीने की सैलरी कैलकुलेट होगी 12,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। सो ये सैलरी आपके पास आएगा 90,000 और बेटा ये सैलरी आपके पास आएगा 36,000 और टोटल हो गया 1,26,000। अगर मैं केस 2 लेता हूं, ड्यू एंड पेड इन नेक्स्ट मंथ, सो हमें सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेटा मार्च 16 से लेकर फरवरी 17 तक, समझ रहे हैं। अब इंक्रीमेंट से पहले सैलरी 10,000, इंक्रीमेंट के बाद कितनी है 12,000, तो कुछ महीने की सैलरी 10,000 लेनी है, कुछ महीने की सैलरी 12,000, मगर कितने महीने, अब जरा ध्यान से देखना। कैलकुलेशन इस बार अप्रैल से शुरू ना होकर मार्च से होगी, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। तो बेटा इंक्रीमेंट से पहले जो सैलरी कैलकुलेट करेंगे वो 10 महीने की सैलरी कैलकुलेट करेंगे, और इंक्रीमेंट के बाद आपको केवल जनवरी फरवरी की सैलरी लेनी है, क्योंकि अब आपको सैलरी मार्च नहीं केवल फरवरी तक कैलकुलेट करनी है। इन दिस सिचुएशन ये हो गया 1 लाख और बेटा ये होगा 2 महीने का 24,000, तो हमारी जो टोटल सैलरी रहेगी वो हो जाएगी 1,24,000 रुपया। समझ रहे हैं चीज? जी हां, बिल्कुल सही आप लोगों ने कैच किया कि बेटा जब सैलरी में कोई चेंज नहीं है तो कोई भी 12 महीने लीजिए सेम रहता है, तो ड्यू एंड पेड का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में। अगर एग्जामिनर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है दैट बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ इंक्रीज टू 12,000 पर मंथ मिड ऑफ द ईयर कभी भी, और एग्जामिनर कहे ड्यू एंड पेड इन नेक्स्ट मंथ, तब ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो नहीं भी समझ आएगा तब भी आप करोगे अप्रैल टू मार्च। इंपॉर्टेंट होता है जब सैलरी ड्यू एंड पेड अगले महीने होती है, तो याद रखना है दैट हमें सैलरी हमेशा बेटा मार्च से लेकर फरवरी तक की कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूं। देखो लास्ट एक एग्जाम्पल करते हैं। मिस्टर ए joined job on 1/7/16 at 20,000 per month. Calculate salary for previous year 16-17। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर 16-17 की बेटा आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है। केस 1, ड्यू इन सेम मंथ। एग्जामिनर तो एक ही केस पूछेगा, तो मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है ड्यू इन सेम मंथ, या नहीं लिखा तो नॉर्मल है, नहीं भी लिखा तो आप हमेशा अप्रैल से मार्च की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखो अप्रैल से मार्च, अब यहां पर अप्रैल से शुरुआत नहीं कर सकते, वाई? क्योंकि इंप्लॉय ने बेटा शुरुआत कहां से की है, 1 जुलाई। तो आपकी जो सैलरी कैलकुलेट होगी वो 1/7/16 से कैलकुलेशन शुरू करेंगे, मगर कहां तक करेंगे, 31 मार्च 2017। तो शुरुआत अप्रैल से नहीं करेंगे, मगर खत्म तो मार्च पर ही होगी। तो बेटा कितने महीने काम किया एम्प्लॉय ने,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स की सैलरी 20,000 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगी 1,80,000 रुपीज। ठीक है, बड़ा सिंपल था। मतलब ड्यू इन सेम मंथ लिखा हो या ना लिखा हो ये सिंपल होगा, बट इंपॉर्टेंट है ये देखो केस 2, ड्यू एंड पेड इन नेक्स्ट मंथ। अगले महीने ड्यू एंड पेड होती है। जब सैलरी अगले महीने ड्यू एंड पेड होती है तो बेटा शुरुआत होती है मार्च से, मगर इंप्लॉय ने जॉब कब ज्वाइन की है 1/7/16 तो यहां से शुरुआत कीजिए, और खत्म होता है फरवरी पर। याद रखिएगा शुरुआत की डेट कोई भी हो, मगर ड्यू एंड पेड जब होती है तो बेटा लास्ट कब कर सकते हैं, मैक्सिमम फरवरी की आखिरी डेट। तो कैलकुलेट करना है 28 फरवरी 2017 तक। तो यहां पर 20,000 की सैलरी आप जो टैक्सेबल करेंगे, जो मार्च है वो अगले महीने अगले साल टैक्सेबल होगा। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहां पर आप कैलकुलेट कर पाएंगे केवल 8 महीने की सैलरी, और ये हो गया 1,60,000। याद रखिएगा ड्यू एंड पेड इन नेक्स्ट मंथ 3 जगह इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 1, अगर सैलरी में कोई इंक्रीमेंट हुआ हो, मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था। नंबर 2, अगर सैलरी मिड ऑफ द ईयर ज्वाइन की है, जैसे ये एग्जांपल हो गया। और नंबर 3 होगा अगर बेटा सैलरी अगर इंप्लॉय मिड ऑफ द ईयर रिटायर हो जाता है। ठीक है, आईपीसी में इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं, बन सकता है क्वेश्चन, तो बी केयरफुल। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यू एंड पेड हमारा हो गया। नाउ चलिए दो चीजें और इस लेक्चर में बेटा हम कवर करेंगे। दो बेसिक डेफिनेशंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ सैलरी। एक बार बुक ओपन कर लीजिए और बुक में ही मार्क करिएगा। बेटा सैलरी, ये तो हो गया सैलरी। अब सैलरी में शामिल क्या क्या होता है। सैलरी हेड में सैलरी टैक्सेबल होती है, समझ गए, मगर सैलरी में शामिल क्या क्या होता है। सैलरी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में। ठीक है, सेक्शन 17(1) में एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। सैलरी इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब सिर्फ यही पॉइंट नहीं, और भी कोई अमाउंट जिसमें इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को पेमेंट की है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो सकता है। ठीक है, सैलरी इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। वेजेस, सैलरी इंक्लूड वेजेस। ठीक है, एनी एनुटी और पेंशन, सैलरी एनी एनुटी और पेंशन। एनुटी मतलब ये रिटायरमेंट के बाद जो अमाउंट मिलता है पेंशन से कहा जाता है। एनुटी मतलब सेम अमाउंट मिल रहा है एट सेम इंटरवल, जैसे 10,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा। ग्रेचुटी, एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। तो अगर काम करने के बदले कोई फीस मिल रही है या कमीशन मिल रही है, ठीक है, ये फीस कमीशन जनरली मिलती है ऐसे इंप्लॉयज को जो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट होते हैं, टारगेट बेसिस सैलरी। परक्विजिट्स, पर्क्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी, या सैलरी के बदले या सैलरी के साथ में कोई प्रॉफिट मिल रहा है। तो पर्क्स की डेफिनेशन सेक्शन 17(2) में है, आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट होता है, सैलरी में अलग से डिस्कशन रहेगा। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के ऊपर अलग से चर्चा नहीं होगी, बीच में पॉइंट कवर होते रहेंगे। और इसके बाद में बिल्कुल आप देखिए बुक में नीचे गिवन है सेक्शन 17(3), सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, प्रॉफिट इन ल्यू और इन एडिशन ऑफ सैलरी। एडवांस ऑफ सैलरी ऑलरेडी बता दिया था। लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट सैलरी का हिस्सा होता है, अभी डिटेल डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, अगर एम्प्लॉयर आरपीएफ में पैसा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के 12% से ज्यादा, वो सैलरी की तरह टैक्सेबल होता है, अलग से डिस्कशन होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम, ये 12% और 9.5%, ये जो है 12% जनरली सेम है, 9.5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर साल ये चेंज होता है, मगर इनकम टैक्स एक्ट ने अब इसको फिक्स कर दिया 9.5%। The contribution made by central government in previous year to the account of an employee under pension scheme, the contribution made by central government or any other employer in the previous year to the account of employee under pension scheme, section 80 CCD बेटा पेंशन में मैं डिडक्शंस में डिस्कस करूंगा, वहीं पर डिटेल में जाएगी।
दैट सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय के लिए नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा जमा कराता है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं एक कंपनी का या मैं एक एम्प्लॉय हूं और मेरा एम्प्लॉयर मेरे नाम पर नेशनल पेंशन सिस्टम जो सेक्शन 80 CCD में कवर है में 2 लाख रुपए जमा कराता है तो वो मेरे हाथ में सैलरी की तरह पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि उसके ऊपर डिस्कशन सैलरी हेड में नहीं, ये डिडक्शन में हम करेंगे। ठीक है, इसके नीचे गिवन है प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी के बदले प्रॉफिट या सैलरी के साथ प्रॉफिट, इसे भी सैलरी माना जाता है और पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। इसमें कवर क्या होते हैं, जैसे टर्मिनल कॉम्पनसेशन जैसे जॉब को क्विट करते हुए जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का कॉम्पनसेशन हुआ या रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन हुआ, ये कवर होंगे। पेमेंट फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये ईपीएफ में डिस्कस करेंगे। पेमेंट अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर इंप्लॉय को कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है तो वो इंप्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है। ये पीजीबीपी में भी टैक्सेबल हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी होता है। इसके ऊपर बेटा अलग से हम डिस्कशन करेंगे। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जाम में क्वेश्चन भी बना हुआ है इसके ऊपर। एनी अमाउंट ड्यू और रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से, चाहे प्रेजेंट एम्प्लॉयर है या फॉर्मर एम्प्लॉयर है, जॉब ज्वाइन करने से पहले या जॉब खत्म करने के बाद भी कोई पैसा मिला है तो वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कहा जाएगा और वो सैलरी की तरह टैक्सेबल होगा। फिफ्थ, एनी अदर सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से जो भी पैसा मिलता है अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेटा उसे सैलरी की तरह टैक्सेबल करना होगा। आइए एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं सैलरी को समझने का, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है बेटा जो कवर नहीं होते मगर फिर भी हमें सैलरी हेड में पढ़ने के लिए मिलेंगे। मैं डिस्कस कर रहा हूं कंपोनेंट ऑफ सैलरी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये जो चार्ट मैं बनवा रहा हूं ये आपके लिए यूजफुल होगा ताकि सैलरी आसानी से आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये सिर्फ गो थ्रू कराया है आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए कि सैलरी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, मगर आगे बढ़ने के लिए जो चार्ट में बनवा रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे लिखिए बेटा कंपोनेंट ऑफ सैलरी, कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, सैलरी के कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास होगा बेसिक एंड अदर मॉनिटरी पेमेंट। सेकंड हमारे पास कवर होगा अलाउंसेस। थर्ड पर्क्स, जिन्हें परक्विजिट्स कहा जाता है। देन ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एंड लास्ट बेटा हमारे पास होगा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, पर्क्स, ईपीएफ एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जब हम पांचों का टोटल कर देते हैं तो जो अमाउंट आता है उसका नाम होता है ग्रॉस सैलरी, और इस ग्रॉस सैलरी में से जब हम माइनस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 तो वो होता है नेट सैलरी। ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का, जो एग्जाम में बेटा 10 नंबर से लेकर 15 नंबर तक का बनता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में आपके एग्जाम में भी बना करता था, बट क्योंकि अब एमसीक्यू पैटर्न का एग्जामिनेशन है तो अब हमें टोटल तो एक इकट्ठा डिस्कस नहीं करना है, तो हम बेटा पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो एग्जामिनर पॉइंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो किसी भी कंपोनेंट से हो सकता है। ठीक है, अच्छा, बेसिक एंड अदर मॉनेटरी पेमेंट में जो बेटा पॉइंट्स कवर होते हैं ये होता है बेसिक सैलरी। ठीक है, प्लस फर्स्ट पॉइंट हुआ बेटा हमारे पास बेसिक सैलरी, और इसमें प्लस होता है डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस।
डीए जिसे कहा जाता है, डीए। ये टीएडीए वाला डीए नहीं, ये डीए अलग है, वो डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट, बोनस, कमीशन, प्लस लीव सैलरी, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5। तो बेटा ये हमारा जो अमाउंट है, ये लीव सैलरी, ये 5 के 5 अमाउंट हमारा जनरली कहलाता है बेसिक एंड अदर मॉनिटरी पेमेंट। मतलब ये रेगुलर फीचर होते हैं जनरली, मिनिमम ये चीजें तो एक एम्प्लॉय को मिलती ही हैं काम करने पर। सो बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, बोनस, कमीशन एंड लीव सैलरी। पहली बात तो ये देखिए, क्योंकि आगे इनके ऊपर अलग से चर्चा नहीं होगी बेटा, दीज आर 100% टैक्सेबल। ये पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है, 100% टैक्सेबल, मतलब इसका कोई भी पार्ट टैक्स फ्री नहीं होता। तो अगर एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिला है बेसिक सैलरी, डीए, डीएनएस अलाउंस, बोनस, कमीशन, लीव सैलरी, दीज आर 100% टैक्सेबल, ठीक है। डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा बेटा हमारे पास कंपोनेंट है अलाउंस। अलाउंस किसको छोड़कर, डीए को छोड़कर, क्योंकि डीएनएस अलाउंस ऑलरेडी फर्स्ट कंपोनेंट में आ चुका है, तो बाकी सारे जो अलाउंसेस हैं वो यहां कवर होंगे। अलाउंसेस हमेशा कैश में होते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल पर्पस के लिए भी गिवन होते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए भी गिवन होते हैं। पर्क्स, पर्क्स और अलाउंसेस में जो मेन डिफरेंस है, पर्क्स एंड अलाउंस, पर्क्स बेटा हमेशा काइंड्स में होते हैं, नॉट हमेशा बट ऑलमोस्ट 99% ही आपके काइंड्स में होंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट इन काइंड्स। और अलाउंसेस आर ऑलवेज इन कैश। रहने के लिए घर दिया गया तो वो पर्क होगा, मगर मकान का किराया देने के लिए पैसा मिला तो वो हमारा अलाउंस होगा, ठीक है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए कैब की सुविधा दी गई तो वो पर्क है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए पैसा दे दिया गया, अपने आप आओ जाओ, आइए जाइए, ठीक है बेटा, तो वो होगा अलाउंस, ठीक है। तो आपको टिफिन अलाउंस मिला, ठीक है, या लंच अलाउंस मिला, या लंच फैसिलिटी मिल गई। मेडिकल अलाउंस मिला, मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, तो सिमिलर होते हैं, मगर मेन डिफरेंस है अलाउंसेस आर ऑलवेज इन कैश, परक्विजिट्स आर इन काइंड्स, ठीक है। तो अलाउंसेस का ट्रीटमेंट सीखेंगे, परक्विजिट्स का ट्रीटमेंट करना हम सीखेंगे। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एक होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसका सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ईपीएफ, तो ईपीएफ का ट्रीटमेंट क्या होता है, कितने तरह के ईपीएफ होते हैं, ये हम सारा डिस्कस करेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पेंशन, ऐसे बेनिफिट जो रिटायरमेंट या उसके बाद मिलते हैं, जैसे पेंशन मिलेगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ग्रेच्युटी मिलेगी उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कॉम्पनसेशन टर्मिनेशन पर जो अभी बताया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन या रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिलेगा, उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। लीव सैलरी, जी हां, लीव सैलरी यहां पर भी आएगी, ये एनुअल है और रिटायरमेंट पर है, डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बेटा वो यहां पर आएगी, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, कुछ टैक्सेबल कुछ टैक्स फ्री, ये जो जितने पड़े अलाउंसेस, पर्क्स, ईपीएफ, रिटायरमेंट बेनिफिट, कुछ टैक्सेबल कुछ टैक्स फ्री, तो ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। एंड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, डिडक्शंस, इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिडक्शन, व्हाई, बिकॉज डिडक्शन करते ही इनकम कम हो जाती है और टैक्स भी कम हो जाता है। तो सेक्शन 16 में डिडक्शंस मिलती हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए एंड प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट के लिए, तो ये बेटा आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम डिस्कशन फोकस करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट पर, बेसिक एंड अदर मॉनिटरी पेमेंट, ठीक है। एग्जामिनर आपसे अलग अलग कंपोनेंट के भी अलग अलग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन डिमांड करेगा। तो पहला हमारे पास कंपोनेंट क्या है, बेसिक एंड अदर मॉनिटरी पेमेंट। इसमें क्या क्या कवर हुआ, बेसिक सैलरी, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेसिक सैलरी, बेटा ये सैलरी का सबसे हैवी कंपोनेंट होता है। बेसिक सैलरी, जिसके ऊपर सैलरी के बाकी कंपोनेंट, चाहे वो डीए है, बोनस है, या फिर लीव एनकैशमेंट है, ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है, अलाउंसेस हैं, पर्क्स हैं, ये सब डिपेंड करते हैं। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला हमारा कंपोनेंट होता है एंड इट इज ऑलवेज इन मॉनेटरी टर्म, ठीक है। ये हमेशा आपके पास कैश में होगा, ये काइंड्स में नहीं मिलेगा। बेसिक सैलरी डिपेंड करती है आपकी क्वालिफिकेशन पर, आपके एक्सपीरियंस पर, आपके वर्किंग टाइमिंग पर, एक्सेट्रा, एंड आई हैव टोल्ड यू इट इज 100% टैक्सेबल।
दूसरा डीए, डीएनएस अलाउंस, अलग से इसलिए क्योंकि जनरली सभी क्वेश्चंस में ये नजर आते हैं। डीए, डीएनएस अलाउंस। एक होता है डेली अलाउंस, जो अलाउंसेस में अलग से डिस्कस करेंगे। यह है बेटा डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता। डीएनएस अलाउंस जनरली बेस्ड होता है बेटा, बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी। ठीक है, से 10% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 100% ऑफ बेसिक सैलरी। क्योंकि इंप्लॉयर आपको बेनिफिट तो देना चाहता है इन्फ्लेशन का, कि बाजार में महंगाई बढ़ गई है तो चलो आपको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाए ताकि आप इन्फ्लेशन के साथ लड़ाई कर सकें, मगर बेसिक सैलरी को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि बेसिक सैलरी चेंज होते ही पूरी सैलरी का कंपोनेंट इंक्रीज हो जाता है। तो बेटा बेसिक सैलरी में जनरली इंक्रीमेंट दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में आपके परफॉर्मेंस के बेस पर और गवर्नमेंट सेक्टर में टाइम के बेसिस पर। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन, महंगाई के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाना है तो वो पूरी तरीके से डीए के थ्रू दिया जाता है, इसलिए इसको सैलरी का एक अलग हिस्सा रखा जाता है। तो मतलब अगर एक इंप्लॉयर आपको 25,000 रुपए की सैलरी देना चाहता है तो जनरली वो क्या करेगा, 25,000 का कुछ हिस्सा बेसिक सैलरी के रूप में देगा और कुछ हिस्सा आपको डीए के रूप में आपको दे सकता है। ठीक है, एंड अगेन इट इज 100% टैक्सेबल। नेक्स्ट बोनस बताया था, ठीक है, मगर बोनस टैक्सेबल होता है ऑन पेड बेसिस। नंबर 3 कमीशन। कमीशन बेटा जनरली ऐसे इंप्लॉयज को मिलती हैं हु इज वर्किंग विद सेल्स डिपार्टमेंट। आप जितनी सेल करोगे उस पर कमीशन मिलेगा, 10%, 5%, 2% एक्सेट्रा। ठीक है, तो कमीशन बेस्ड ऑन सेल्स। बट समटाइम्स बेटा कमीशन फिक्स्ड भी दे दी जाती है। मतलब फिक्स का मतलब आप काम करोगे या नहीं करोगे तो आपको कमीशन मिलेगी मिलेगी। वी आर नॉट कंसर्न विद, हमारे लिए इनकम टैक्स एक्ट में इन दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे इंप्लॉय को कमीशन मिल रही हो जो उसकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड है, सेल्स पर बेस्ड है बेटा, या फिर फिक्स कमीशन है, इट इज 100% टैक्सेबल। ठीक है, हाँ आने वाली क्लासेस में डिफरेंस क्रिएट करूंगा, बट अभी इट इज टैक्सेबल। नेक्स्ट लीव सैलरी, लीव सैलरी या लीव एनकैशमेंट। लीव सैलरी, लीव एनकैशमेंट बेटा इसे कहा जाता है। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ पेड हॉलीडेज प्रोवाइड करता है। मतलब सैटरडे संडे तो छुट्टियां मिलेंगी चलो, और जो गैजेटेड हॉलीडेज हैं, दिवाली, होली, ईद एक्सेट्रा, इन पर भी छुट्टियां मिलेंगी, ले लो। मगर इसके अलावा भी एम्प्लॉयर कहता है भाई एक काम करो, मैं तुम्हें हर महीने की 2 छुट्टियां और दूंगा, और अगर ये तुम 2 छुट्टियां करते हो तो तुम्हारी सैलरी कटेगी नहीं। इनफैक्ट अगर आप छुट्टी नहीं लोगे और जॉब पर जाकर काम करोगे तो आपने छुट्टी के दिन क्योंकि काम किया तो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इसे कहा जाता है बेटा लीव सैलरी या लीव एनकैशमेंट। मान लो मैं बात करता हूं अप्रैल की, अप्रैल में 30 दिन हुए, 2 दिन की छुट्टी सैटरडे संडे हर हफ्ते मिलती हैं, तो मान लीजिए 4 सैटरडे हैं, 4 संडे हैं, तो कुल मिलाकर 8 छुट्टियां हो गई, तो 22 दिन में काम करना है। मान लो कोई त्योहार आ गए, 2 दिन की त्योहार हो गए, उसे भी माइनस कर दिया, तो कुल मिलाकर 30 दिन में केवल 20 दिन काम करना है। एम्प्लॉयर ने कहा मैं तुम्हें 2 छुट्टियां और दूंगा और तुम्हारी सैलरी नहीं कटेगी, तो आपको केवल 20 नहीं अब 18 दिन काम करना है। मान लीजिए आपने 18 की जगह 20 दिन काम कर दिया, तो जो 2 दिन आपको काम नहीं करना था आपने काम किया, मतलब छुट्टी वाले दिन काम किया, आपने छुट्टियां नहीं ली बेटा, तो इसके बदले जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो कहते हैं लीव एनकैशमेंट। ये आपके पास ऑप्शन है एट द एंड ऑफ द मंथ ईयर, जितनी भी छुट्टियां बची हैं जिस पे आपने काम कर लिया, जो आपने नहीं ली उसको कैश में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसे कहते हैं एनुअल लीव सैलरी, और ये यहां पर हो जाती है 100% टैक्सेबल। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या होता है इसका, आप हर साल की जो छुट्टियां उसको जोड़ते रहिए और जब रिटायर होंगे तो जितनी भी छुट्टियां आपकी गुल्लक में बची हैं छुट्टियों को डालते गए, और एट द एंड ऑफ द जॉब, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन जितनी भी छुट्टियां आपके पास हैं उनको इकट्ठा करिए और सैलरी से मल्टीप्लाई कीजिए और लमसम पेमेंट ले जाइए। तो ये मैंने आपसे कहा था डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट पर बेटा। ठीक है, तो ये अकेला ऐसा अमाउंट है जो आप एनुअली भी टैक्सेबल कर सकते हैं और रिटायरमेंट पर भी इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर और।
ठीक है, या तो हर साल ले लीजिए या फिर रिटायरमेंट पर लेंगे, तो दोनों का ट्रीटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, कराऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा था बेटा फर्स्ट कंपोनेंट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे लेक्चर। Mr. A is working with XYZ Limited. अब प्रीवियस ईयर 16-17 की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ, DA 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बोनस 2 months बेसिक, ब्रैकेट में लिखा है पेड ओनली 15,000, देन कमीशन 2% ऑफ सेल्स, जितनी भी सेल ये करेगा, और फिर सेल्स गिवन है आपको 10 लाख, एंड लास्ट ही इज अलाउड 2 पेड लीव्स पर मंथ। उसे हर महीने की 2 छुट्टियां मिलती हैं बेटा, पेड लीव्स। ही हैज अवेल्ड 4 लीव्स एंड remaining converted into cash at 300 each। अब आपको कैलकुलेट करनी है सैलरी। ठीक है, मैंने वही 5 पॉइंट रखे हैं जो मैंने आपको अभी समझाए थे। चलिए, प्रीवियस ईयर 16-17, पहली बात तो ये ड्यू और पेड का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने कहीं पर भी ड्यू एंड पेड नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि बेटा ड्यू या पेड सेम मंथ हो रहा है। तो बड़ा सिंपल है, यहां पर आपको 12 महीने अप्रैल से लेकर मार्च तक की सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक ड्यू एंड पेड ना लिखा हो, हमेशा अप्रैल से मार्च की कैलकुलेशन होती है, मतलब शुरुआत अप्रैल से होगी और एंड मार्च पे होगा। हाँ, अगर जॉब बीच में ज्वाइन किया तो वहां से लेकर मार्च तक। तो यहां पर आपको कैलकुलेट करनी है अप्रैल से लेकर मार्च। क्या 12 महीने की सैलरी में कोई चेंज हुआ? जी नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शुरुआत कर दो। सबसे पहले बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी बेटा, बेसिक सैलरी 1 महीने का 10,000, तो 12 महीने का 1,20,000 रुपया। DA 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो अगर बेसिक सैलरी है 1,20,000 तो इसका 20% हो गया 24,000, ये भी पूरी तरीके से टैक्सेबल। थर्ड, बोनस 2 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर बोनस है, तो अगर 1 महीने की बेसिक सैलरी है 10,000 तो बेटा बोनस हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड 2 इक्वल टू 20,000। तो इंप्लॉयर ने कहा मैं तुम्हें 20,000 का बोनस दूंगा, मगर दिया कितना? केवल 15,000। तो अभी बताया था ना दैट बोनस इज टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस। तो बेटा यहां पर बोनस 20,000 नहीं, केवल 15,000 रुपए आएगा। नेक्स्ट, कमीशन, बड़ा सिंपल है, 2% कमीशन है सेल्स पर और सेल है 10 लाख, तो ये हो गया 20,000 रुपया। एंड लास्ट, लीव सैलरी, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से, अलग से इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये जो लीव सैलरी वाला पॉइंट है बेटा, ये अलग से एक आपका एमसीक्यू है। एम्प्लॉयर मतलब XYZ लिमिटेड अपने एम्प्लॉय मतलब मिस्टर ए को कहती है आपको हम हर महीने 2 पेड लीव्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब आप 2 दिन की छुट्टियां कर सकते हो। तो छुट्टी करोगे तो सैलरी कटेगी नहीं, बल्कि अगर छुट्टी नहीं करोगे और काम करोगे तो हम आपको इसके बदले कैश देंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 1 महीने में मिलती हैं 2 छुट्टियां, तो पूरे 12 महीने मतलब 1 साल में मिलेंगी 24 हॉलीडेज। तो XYZ लिमिटेड अपने एम्प्लॉय को, मिस्टर ए को बेटा छुट्टियां कितनी दे रही हैं? 24 छुट्टियां 1 साल में। क्या लिखा है? ही हैज अवेल्ड 4 लीव्स, और इसमें से उसने जो छुट्टियां मार ली, बंक मार लिया, वो है 4 दिन का। तो कितनी छुट्टियां बची जो उसने अवेल नहीं की? मतलब छुट्टियां जिस पर
वो जॉब पर नहीं जाता मगर वो गया कितने 20। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ही हैज अवेल्ड 4 लीव्स एंड रिमेनिंग मतलब 20 कन्वर्टेड इनटू कैश। तो उसने कहा सर देखो मैं 24 में से 4 छुट्टी ले रहा हूं, सैलरी तो कटेगी नहीं, मगर बाकी 20 छुट्टियां मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे इसके बदले पैसा दे दो। तो लीव एनकैशमेंट मतलब पेड लीव्स। अगर आप जॉब पर जाओगे, अगर आप जॉब पर नहीं जाओगे तो पैसा कटेगा नहीं, बल्कि अगर जॉब पर जाओगे तो एक्स्ट्रा आपको सैलरी मिलेगी बेटा, लीव एनकैशमेंट। और एक छुट्टी का कितना मिल रहा है यहां पर, 300 रुपया। कितना हो गया 6000। सो लीव सैलरी हो गई 6000, इट इज 100% टैक्सेबल। सो इसका टोटल आप करेंगे बेटा, ये हमारे पास होगी सैलरी। ठीक है, टोटल कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। सो ये कंप्लीट क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं बनाएगा, एक दो कंपोनेंट दे, एक दो पॉइंट दे सकता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, बाकी तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए करा रहा हूं कि हाँ आने वाली क्लासेस में इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास पड़ेगी बेटा। ठीक है, ओके तो इस लेक्चर में आपके पास एक या दो एमसीक्यू का स्कोप है, दैट ड्यू एंड पेड के ऊपर आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल बना नहीं है, बन सकता है, थ्योरी के ऊपर ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, कंपोनेंट्स केवल आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं, डेफिनेशन का इतना ज्यादा यूसेज यहां नहीं होगा, आने वाले क्लासेस में होगा। ओके चलिए, अच्छी तरीके से इसको कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट इसको पॉज कीजिए, रिवर्स कीजिए, जहां पर प्रॉब्लम थी उस पॉइंट को दोबारा ध्यान से करिए, सो दैट जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें तो ये लेक्चर आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो। क्योंकि अब सैलरी के जितने भी लेक्चर्स बेटा हम करेंगे वो पूरी तरीके से बेसिक एंड डीए को साथ साथ लेकर चलेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अलाउंसेस। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।